हाँ तो दोस्तों, ये कहानी है बिल्कुल एक हमारे ही जैसे लड़के कोसाकू की, जो कि बिल्कुल ठरकी, बेशर्म और बेवकूफ था। पर उसकी जिंदगी उस दिन बदल जाती है जब उसकी क्रश रिंगो उसकी जिंदगी में आती है, जिसको देखकर कोसाकू की बचपन की दोस्त काफी ज्यादा जलने लग जाती है, क्योंकि बचपन से ही वो कोसाकू से प्यार किया करती थी। हाँ तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत हमारे एमसी कोसाकू से होती है, जो कि स्टेज के ऊपर सभी के सामने वहाँ पर अपने सपनों की रानी रिंगो के साथ ताली बजाने वाला था कि तभी अचानक से ही वहाँ पर कोसाकू की नींद खुल जाती है, और इसीलिए ही मैं रिंगो को कोसाकू के सपनों की रानी बोल रहा था। फिर जब आगे वहाँ पर कोसाकू की बचपन की दोस्त मिनोरी वहाँ पर उसके कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आती हुई सुनती है, तो फिर वो जल्दी से उसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है, जहाँ पर कि वो देख पाती है कि क्योंकि कोसाकू अपने सपने में अपनी आइडल रिंगो के अंदर नहीं जा पाया था, इसलिए अपने सपने से जागने के बाद कोसाकू वहाँ पर रिंगो के बॉडी पिलो के अंदर जाकर लपलपाने की कोशिश कर रहा था। तो उसके बाद फिर मिनोरी वहां से कोसाकू को अपने साथ लेकर उनके वेजिटेबल फार्म में आ जाती है, क्योंकि असल में कोसाकू एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एक वेजिटेबल एग्रीकल्चर फार्म में काम भी किया करता था, जहां पर काम करते करते कोसाकू वहां पर अपने बचपन की दोस्त मिनोरी और काय को वहां पर अपने सपने के बारे में बताता है कि वो इस वाले वेजिटेबल फार्म पर काम कर कर काफी सारे पैसे कमाने चाहता है और उनका इस्तेमाल कर कर वो टोक्यो जाना चाहता है, जिससे कि वो वहां पर जाकर अपनी आइडल और अपने सपनों की रानी रिंगो से मिल सके, क्योंकि वो वहीं पर ही रहती है। ये सुनकर उसकी बचपन की दोस्त हंसकर उसका मजाक उड़ाते हुए उससे बोलती है कि उसे नहीं लगता कि वो इस तरीके से किसी भी एक छोटे फार्म पर काम कर कर इतने सारे पैसे जुटा सकता है, जिससे कि वो टोक्यो जाकर अपनी आइडल रिंगो से मिल सके। इसीलिए उसे अपने उस वाले सपने को छोड़कर यहीं पर ही रहकर इसी गाँव की किसी एक छोरी से शादी कर लेनी चाहिए, जिसे कि वो बचपन से काफी अच्छे से जानता हो और उसके खेतों में बड़े बड़े तरबूज भी लगे हों। और यहाँ पर मिनोरी इनडायरेक्टली खुद ही कोसाकू को उससे शादी करने का ऑफर कर रही थी, क्योंकि उसके बचपन की दोस्त सिर्फ एक लौती लड़की मिनोरी ही थी। पर कोसाकू ठहरा हमारा बुद्धू, वो उसकी उन वाली बातों को समझ ही नहीं पाता, बल्कि वो वहाँ पर उल्टा उससे ये बोलने लगता है कि आज का दिन काफी ज्यादा सुहाना और शांत सा है। पर तभी वहाँ पर उनके सुहाने दिन को बर्बाद करने के लिए अचानक से वहाँ पर कहीं से एक भैंस आ जाती है, जो कि गुस्से में वहाँ पर उनके सारे खेतों को बर्बाद करना चाहती थी। इसलिए वो सब लोग वहाँ पर एक साथ मिलकर अपने खेतों को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, जहाँ पर उनमें से एक लौंडा, जिसने कि वहाँ पर गटर के कुछ ज्यादा ही नशे कर लिए थे, वो सीधा ही जाकर वहाँ पर उस वाली भैंस से भिड़ने की कोशिश करने लगता है, जिससे कि उसको वहाँ पर उस वाली भैंस से एक इतनी जबरदस्त टक्कर लगती है कि वो वहाँ से सीधा उड़ते हुए तारों के शहर में पहुँच जाता है। फिर उसके बाद मिनोरी वहाँ पर कोसाकू को अपने पास बुलाती है और अपना टी शर्ट निकाल कर वो वहाँ पर अचानक से कोसाकू के हाथों में बांध देती है, जिसको वैसे देखने के बाद कोसाकू के तो वहाँ पर हर एक अंग में झंझनाहट मच जाती है, और उसको ये समझ में नहीं आता कि मिनोरी एक ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर इस तरीके की हरकतें क्यों कर रही है। अगर उसको अपना टी शर्ट देना ही था तो फिर वो उसको अपने कमरे में अकेले बुलाकर भी तो दे सकती थी। पर तब वहाँ पर जल्द ही कोसाकू को ये रियलाइज हो जाता है कि मिनोरी का टी शर्ट तो असल में रेड कलर का है, और उसी वाले रेड कलर को ही देखकर वो भैंस वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। सो अब क्योंकि जब वो वाला टॉप वहाँ पर कोसाकू के हाथ में बंधा हुआ था, तो फिर वो भैंस वहाँ पर गुस्से में कोसाकू के पीछे पड़ जाती है। इसीलिए तब फिर वहाँ से कोसाकू अपनी जान बचाकर भागने लग जाता है, और साथ ही साथ वो उस भैंस को अपने पीछे भगाते भगाते अपने खेतों से काफी ज्यादा दूर भी ले जाता है। बाद में फिर जब वो तीनों अपने स्कूल के क्लासेस में बैठकर बस बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर कोसाकू और काय मिनोरी के सपने के बारे में भी पूछते हैं, तो वो बताती है कि उसका सपना है एक हाउसवाइफ बनने का, वो भी इसी गाँव के किसी एक ऐसे लड़के से शादी कर कर जिसको कि वो अपने बचपन से काफी अच्छे से जानती हो। और अगेन वो फिर से यहाँ पर भी कोसाकू को इनडायरेक्टली शादी के लिए प्रपोज मार रही थी, पर फिर से कोसाकू बुद्धू उसकी बातों को पकड़ ही नहीं पाता। हाँ। पर तभी फिर अचानक से ही उनके क्लासरूम के अंदर एक कोच्चो नाम की भैंस उसी लड़की को लेकर एक कोच्चो नाम की लड़की उसी भैंस को लेकर वहां पर आ जाती है, जिसने कि पहले कोसाकू के खेतों में तबाही मचाने की कोशिश करी थी, क्योंकि कोच्चो असल में एक एनिमल फार्म की प्रेसिडेंट थी और उस भैंस की सारे एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच्चो को ही लेनी थी। इसलिए वो यहाँ पर उन लोगों से माफी मांगने के लिए आई थी। तो वो वहाँ पर कोसाकू और उसके सारे दोस्तों से माफी मांगती है, पर साथ ही साथ वो वहाँ पर उनसे ये भी बोलती है कि उसकी भैंस की उस वाले हमले में कोई भी गलती ही नहीं थी, क्योंकि अगर उसके सामने कोई
कोई भी लाल चीज लेकर आओगे तो फिर वो तो गुस्सा हो ही जाएगी ना। पर कोसाकू की टीम वहाँ पर कुच्चो की उस बात को नहीं मानते और उनके बीच में वहाँ पर बहसबाजी होने लग जाती है कि उस वाले भैंस के उनके खेतों के ऊपर हमला करने में असल में किसकी गलती थी। जिस लड़ाई के बीच में कुच्चो वहाँ पर उन सभी का मजाक उड़ाते हुए उनसे बोलने लगती है कि उसे सब्जी और फल वगैरह उगाने वाले लोग तो बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो काफी ज्यादा फालतू और आलसी काम करते हैं। पर हालांकि आयरनी की बात तो वहाँ पर ये थी कि कुच्चो ने खुद ने ही अपने खेतों में 2 बड़े बड़े मेलन उगा रखे थे, जिनके वजन से तो वहाँ पर कुच्चो की कमर ही टूट जानी चाहिए थी। पर हालांकि उन वाले फलों से वहाँ पर कुच्चो को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और कोई न्यूटन नाम का बुढ़ऊ आकर बोलता है कि इस दुनिया में ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज होती है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? खैर, तो इसी तरीके से फिर वहाँ पर एनिमल फार्म और वेजिटेबल फार्म वालों के ग्रुप के बीच में लड़ाई ऐसे ही बढ़ती ही जाती है। पर जैसे ही कोसाकू को वहाँ पर ये पता चलता है कि अगर कुच्चो की भैंस बिकने के लिए जाए तो वो पूरे के पूरे 16 लाख में बिकेगी, तो फिर वो वहाँ पर झट से अपनी पार्टी बदल लेता है और सीधा जाकर वो वहाँ पर एनिमल फार्म वालों की तरफ से लड़ने लग जाता है। और ये देखकर वेजिटेबल फार्म वालों का ग्रुप वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मिनोरी जाकर वहाँ पर कोसाकू के कॉलर को पकड़कर उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। पर तभी फिर अचानक से वहाँ पर उनके क्लासरूम के अंदर उनकी क्लास टीचर बेकी आ जाती है, जो कि वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को समझाते हुए उन दोनों ही ग्रुप्स के बीच की लड़ाई को शांत करवाती है। और ऊपर से वो वहाँ पर उनका ध्यान भटकाने के लिए उन सभी लोगों को वहाँ पर अपनी दुख भरी प्यार की दास्तां भी सुनाने लगती है कि कैसे कल रात को वो एक लड़के से मिलने के लिए एक होटल में गई थी। पर जैसे ही उस वाले लड़के को वहाँ पर ये पता चलता है कि बेकी असल में एक स्कूल टीचर है और पूरे 25 साल की होने के बावजूद भी आज तक भी उसने इंस्टाग्राम के ऊपर एक बार भी मुजरा नहीं किया है, तो फिर वो तो वहाँ पर उससे मिलने के लिए ही नहीं आया, जिस वजह से बेकी को वहाँ पर पूरी रात उस वाली होटल में अकेले ही दारू पीते पीते बितानी पड़ी। और अपनी ही क्लास टीचर बेकी के मुंह से इतनी ज्यादा अजीबोगरीब कहानी सुनने के बाद वो सब लोग वहाँ पर अपनी उस वाली पुरानी लड़ाई के बारे में बिल्कुल भूल ही जाते हैं और बेकी को देखते हुए सोचने लगता है कि उनकी टीचर कैसे बन गई। उसके बाद जब फिर वो तीनों वहाँ से अपने घर वापस आते हैं तो फिर उनको अपने टीवी के जरिए वहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक ब्रेकिंग न्यूज पता चलती है कि कोसाकू के सपनों की रानी रिंगो ने अपने आइडल करियर को छोड़कर रिटायर होने का फैसला किया है। और इस दुख भरी खबर को सुनने के बाद कोसाकू तो वहाँ पर बिल्कुल बुरी तरीके से टूट जाता है और वो जाकर खुद को एक कमरे में अकेले कई सारे दिनों तक बंद कर लेता है, क्योंकि कोसाकू इतने सारे जगहों पर काम कर कर पैसा बचाने की कोशिश तो बस इसलिए कर रहा था ताकि वो टोक्यो जाकर अपनी आइडल से मिल सके। पर जबकि खुद रिंगो ने ही रिटायर होने का फैसला किया है तो फिर उसकी इतनी सारी मेहनत का तो और कुछ फायदा ही नहीं रहा। और जब काफी दिनों के बाद कोसाकू की दोस्त मिनोरी वहाँ पर उसके कमरे में उससे मिलने के लिए आती है तो फिर वो देख पाती है कि फिर से कोसाकू वहाँ पर रिंगो के बॉडी पिलो के अंदर घुसकर वहाँ पर लपलपाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए फिर मिनोरी वहाँ पर गुस्से में कोसाकू को समझाते हुए उसको अपने डिप्रेशन से बाहर आने के लिए बोलती है, क्योंकि डिप्रेशन में होने की वजह से ना ही तो वो वहाँ पर उनके साथ क्लासेस अटेंड करने के लिए आ रहा था और ना ही वो वहाँ पर उनके साथ वेजिटेबल फार्म पर काम करने के लिए आ रहा था। तो ये सुनने के बाद कोसाकू वहाँ पर मिनोरी से बोलने लगता है कि अब इन चीजों का क्या ही फायदा, क्योंकि वो पढ़ाई इसलिए कर रहा था ताकि वो अमीर होकर जाकर अपनी आइडल रिंगो से शादी कर सके, और खेतों में भी वो काम करने के लिए बस इसलिए ही आता था ताकि वो अपनी आइडल रिंगो को अपने रस भरे और जूसी अपने खेतों के रस भरे और जूसी खीरे और बैंगन भेज सके। और ये सुनते ही वहाँ पर काय का तो दिमाग खराब हो जाता है और वो कोसाकू को वहाँ से ये धमकी देते हुए जाने लगता है कि वो जाकर पुलिस को सारी चीजें बता देगा कि वो रिंगो को कैसी अजीबोगरीब और अश्लील चीजें भेजता है। ये सुनकर कोसाकू वहाँ पर काय को रोकने के लिए झपट्टा मारकर सीधा जाकर वहाँ पर उसके पैर से लिपट जाता है और उससे ये पूछने लगता है कि अपनी आइडल लड़की को फल और सब्जियां वगैरह भेजने में इसमें गलत क्या है, ये कब से अश्लील हरकतें होने लग गई। पर जब काफी ज्यादा पूछने के बाद भी काय वहाँ पर उसको कुछ भी नहीं बताता तो फिर कोसाकू वहाँ पर जाकर मिनोरी से पूछने लगता है, क्योंकि वो भी एक लड़की थी और वो उसको ज्यादा अच्छे से समझा सकती थी कि बैंगनों और खीरों में इतना ज्यादा अश्लील क्या है जो कि वो नहीं समझ पा रहा। जहाँ पर शुरू में तो मिनोरी उसको कुछ भी नहीं बता रही थी, पर जब ऐसे ही वहाँ पर लगातार कोसाकू उससे सवाल पूछते ही रहता है तो मिनोरी फाइनली उसको बताती है कि खीरों और बैंगनों को सिर्फ खाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उसके अलावा भी उनको और भी कई सारी चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है।
ये सुनने के बाद कोसाकू को तो वहाँ पर समझ में आ चुका था, पर तब भी वो वहाँ पर नकली एक्टिंग करते हुए मिनोरी से और भी ज्यादा और अच्छे से डिटेल में पूछने लग जाता है, जिसको बताते बताते आखिरकार वहाँ पर मिनोरी भी परेशान हो जाती है और सीधा ही वो वहाँ पर एक घुटना मारकर कोसाकू के खीरे और टमाटरों को कुचल डालती है। और इससे पहले कि आगे वहाँ पर मिनोरी उसके खीरे और टमाटरों को पकड़कर सलाद बनाकर खा जाती, कोसाकू वहाँ पर चुपचाप से उनके साथ क्लासेस और फार्म में जाने के लिए मान जाता है। तो जैसे ही अगले दिन जाकर कोसाकू वहाँ पर अपने स्कूल के क्लासरूम में पहुँचता है, तो फिर उनकी क्लास टीचर वहाँ पर आकर फिर से उन सभी लोगों को वहाँ पर अपने टूटे प्यार की कहानी सुनाने लगती है, जिसके खत्म हो जाने के बाद उनकी क्लास टीचर वहाँ पर उनके क्लास के एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट को वहाँ पर बुलाती है, जिसको देखने के बाद उस क्लास के सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस लड़की की शक्ल उन सभी को ही काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी। इसलिए अपने डाउट को क्लियर कर इस चीज को कंफर्म करने के लिए कोसाकू वहाँ पर अपने सारे दोस्तों के साथ उनके क्लास टीचर के पास जाता है और उनसे पूछने लगता है कि क्या ये उनके जो क्लास में न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आई है ये कोई पॉपुलर पर्सन है, क्योंकि दिखने में तो ये बिल्कुल ही वर्ल्ड फेमस आइडल रिंगो की तरह ही लग रही है। और यहाँ पर उसकी टीचर कोसाकू और उसके दोस्तों को मना करने की कोशिश करने लगती है, पर आखिरकार वो वहाँ पर इस चीज को एक्सेप्ट कर ही लेती है कि वो लड़की असल में रिंगो ही है और उसने अपने फेमस पर्सनैलिटी से भी इसीलिए ही रिटायरमेंट ले लिया क्योंकि वो अपने पढ़ाई को पूरा करना चाहती थी। इसीलिए आज से ही रिंगो उन्हीं के ही साथ उन्हीं के ही डॉर्म में रहने वाली है। और जब कोसाकू वहाँ पर ये सुनता है कि रिंगो उन्हीं के ही साथ उन्हीं के डॉर्म में ही रहने वाली है, तो फिर वो वहाँ पर ये सोचते हुए ही खुशी के मारे उछलने लग जाता है कि रिंगो उन्हीं के ही साथ रहेगी और कोसाकू को उसके साथ वक्त बिताने का पूरा मौका मिलेगा। तो इसीलिए अगले ही दिन की सुबह को वहाँ पर कोसाकू जल्दी उठकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ अपने दोस्तों और रिंगो को अपने साथ लेकर स्कूल के सारे प्लेसेस को दिखाने लगता है, जिसके आखिर में कोसाकू वहाँ पर रिंगो के सामने खुद को और अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाता है और साथ ही साथ वो वहाँ पर रिंगो को अपना एक पेट भी दिखाता है, जो कि एक छोटा सा क्यूट सा बेबी कैंगरू था। तो कोसाकू वहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करते हुए अपनी आइडल लड़की रिंगो को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर रिंगो वहाँ पर उसको घंटा कुछ खास नहीं डालती। तो उसके बाद फिर वो सब लोग वहाँ पर रिंगो को अपने साथ लेकर एनिमल फार्म की तरफ जाने लग जाते हैं। यहाँ पर कि जब वो जाकर कुच्चो से मिलते हैं तो फिर कुच्चो वहाँ पर उन सभी को वहाँ के अलग अलग जानवरों के बारे में काफी सारी चीजें बताने लगती हैं, जिसकी बातें वहाँ पर किसी को भी कुछ भी समझ में तो नहीं आ रही थी, पर तब भी वहाँ पर कोसाकू को उसकी बातों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका ध्यान तो वहाँ पर कुच्चो के बातों से ज्यादा वहाँ पर उसके दिल के ऊपर था। खैर उन्हीं सारी बातों के बीच में वहाँ पर कुच्चो को मुर्गी के रिप्रोडक्शन को लेकर काफी सारी कंफ्यूजन्स थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि मुर्गी के चूजे तो पेड़ पे उगते हैं। पर जब कोसाकू वहाँ पर उसके डाउट्स को क्लियर करते हुए उसको समझाने की कोशिश करता है कि मुर्गी के चूजे पेड़ पे नहीं बल्कि अंडों से निकलते हैं, तो कुच्चो वहाँ पर उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती, बल्कि वो तो उसकी बातों के ऊपर भरोसा ही नहीं कर रही थी। इसीलिए इस चीज को क्लियर करने के लिए फिर वो सब लोग वहाँ पर साथ मिलकर अपनी क्लास टीचर बेका के पास जाते हैं और उनकी टीचर वहाँ पर मुर्गी के रिप्रोडक्शन के बारे में उन सबको समझाने लगती है। पर समझाते समझाते वो वहाँ पर उस चीज के इतने ज्यादा डिटेल में चली जाती है कि उनके समझाने का तरीका वहाँ पर थोड़ा सा कैजुअल था। और उसके बाद फिर वहाँ से वापस आने के बाद वो लोग वहाँ पर रिंगो की आने की खुशी में पार्टी करने लगते हैं, पर पार्टी करते करते वो लोग वहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रहे थे, इसीलिए वो सब लोग वहाँ पर मिलकर एक गेम खेलने का फैसला करते हैं, जहाँ पर कि एक स्लेव और एक मास्टर होता है और जो मास्टर होता है वो अपने स्लेव को कुछ भी करने के लिए ऑर्डर दे सकता था। तो रिंगो के साथ अपने ठर की विशेष को पूरी करने के लिए कोसाको फिर वहाँ पर काफी सारे अजीबोगरीब और अश्लील ऑर्डर्स दे देता है, पर अफसोस कि उसकी बुरी किस्मत वो स्लेव वाली स्टिक वहाँ पर रिंगो के पास जाने के बजाय गलती से वो स्टिक वहाँ पर मिनोरी के पास चली गई थी। इसलिए कोसाको ने वहाँ पर अपने जो भी सारे सपने रिंगो के साथ देखे थे उसको मजबूरी में जबरदस्ती वो सारे ठर की सपने मिनोरी के साथ पूरे करने पड़ते हैं। तो उसके बाद फिर अगले ही दिन कोसाको वहाँ पर रिंगो के साथ अपने सपने देखते हुए अपनी नींद से जागता है और जैसे ही वो वहाँ पर उठकर अपने पेट कैंगरू के साथ बातचीत करते हुए टॉयलेट की तरफ जा रहा था कि तभी उसकी नजरें वहाँ पर लॉन्ड्री की तरफ पड़ती है, जहाँ पर कि वो देख पाता है कि रिंगो वहाँ पर वॉशिंग मशीन के सामने खड़ी होकर उसको अजीब तरीके से घूर रही थी। इसलिए जब कोसाको उसके पास जाकर उससे पूछता है कि उसको दिक्कत क्या है, वो इतनी सुबह सुबह उठकर आकर इस वॉशिंग मशीन को क्यों घूर रही है, तो फिर उसे पता चलता है कि रिंगो को तो वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करना आता ही नहीं था, बल्कि उसको कपड़े ही धोने नहीं आते थे। इसलिए इसी मौके का फायदा उठाते हुए कोसाको वहाँ पर रिंगो को इम्प्रेस करने
करने का सोचता है और वो उससे बोलता है कि वो ज्यादा फिक्र ना करे, वो उसके कपड़ों को धोने में उसकी मदद कर देगा। पर तभी बदकिस्मती से या फिर कह लो खुशकिस्मती से कोसाकू को वहाँ पर ये पता चलता है कि आज का दिन तो रिंगो के अंडरवेयर्स धोने का दिन है। इसलिए कोसाकू के सामने वो वहाँ पर अपने सारे अंडरगारमेंट्स रख देती है और ऊपर से वो वहाँ पर अपने उस वक्त पहने हुए कच्छी को भी निकाल कर कोसाकू को देने लगती है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा मासूम थी कि उसको ये पता ही नहीं था कि ऐसी सारी चीजें लड़कों के सामने नहीं करनी चाहिए। तो कोसाकू फिर वहाँ पर अपने आंखों के सामने रिंगो की गुलाबी चड्डी को देखने के बाद उसके तो वहाँ पर अंग अंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो उस कच्छी को वहाँ पर वॉशिंग मशीन के पानी से धोने से पहले वो वहाँ पर अपने पानी से धोने वाला था। पर जैसे ही वो वहाँ पर मिनोरी की उस वाली चड्डी को लेने के लिए अपना हाथ बस बढ़ा ही रहा था कि तभी वहाँ पर मिनोरी आ जाती है, जो कि वहाँ पर अचानक से कोसाकू के गाल पर एक घूसा मारकर वो वहाँ पर उसको रोक लेती है। देन रिंगो से मिनोरी वहाँ पर उसकी वो कच्छी ले लेती है और उसको ये समझाते हुए उससे बोलने लगती है कि उसे अपने अंडरगारमेंट्स का और ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोसाकू जैसे ठरकी लोग तो उससे उसकी वो कच्छियाँ लेने के लिए एक मौका तक नहीं छोड़ेंगे। तभी फिर दोबारा से ही कोसाकू वहाँ पर उन दोनों के बीच में ही खड़ा हो जाता है और उन दोनों को रोकते हुए वो वहाँ पर मिनोरी से बोलता है कि वो उसे वो रिंगो की चड्डी वापस करे, क्योंकि वो तो बस रिंगो के उसके कपड़े धोने में उसकी मदद कर रहा था। और क्या मतलब है कि कोसाकू जैसे ठरकी लोग उस चड्डी को लेने की कोशिश करेंगे? क्या अब रिंगो की मदद करने वाला भी एक ठरकी इंसान हो गया? पर ये लड़की भयंकर पता नहीं अपने कौन से दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कोसाकू से बोलती है कि अगर उसको किसी के अंडरगारमेंट्स धोने ही है तो फिर वो उसके लेकर क्यों नहीं धो देता। ये बोलकर फिर मिनोरी वहाँ पर अपनी कच्छी निकाल कर कोसाकू को देने लग जाती है। पर कोसाकू भी भयंकर हमारा एक नंबर का हरामी बंदा था, वो वहाँ पर उसकी वो चड्डियाँ उससे छीन लेता है और दौड़ते हुए वो जाकर वहाँ पर उन वाली चड्डियों को ले जाकर कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। फिर वापस से भागते हुए मिनोरी के पास आता है और उससे बोलता है कि उसे उसकी पसीने से भरी गंदी कच्छियाँ नहीं बल्कि मिनोरी की अच्छी कच्छियाँ चाहिए, और वैसे भी उसे तो कपड़े धोने आते ही है ना, तो फिर वो खुद के ही कपड़े खुद ही क्यों नहीं धो लेती। तो इस बात को लेकर फिर वहाँ पर उन तीनों के बीच में ही वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। पर तभी अचानक से ही वहाँ पर दरवाजा खोलकर काय वहाँ पर आ जाता है, जिसके हाथ में उसका अंडरवेयर था और वो चिल्लाकर वहाँ पर बोलता है कि उसके अंडरवेयर को कौन धोने वाला है। देन आगे फिर वहाँ पर उन चारों के ही बीच में एक अंडरवेयर का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर कि सबको ये बताना था कि लड़कियों के ऊपर कौन सी अंडरवेयर सबसे अच्छी लगती है। तो एक एक कर फिर वहाँ पर वो सभी लोग अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं कि लड़कियों के ऊपर उनकी फेवरेट वाली अंडरवेयर सबसे अच्छी क्यों लगती है। पर फिर आखिर में कोसाकू वहाँ पर अपने छोटे से दिमाग का पूरा 100% इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक काफी समझदार सा जवाब देता है कि इन सारी अंडरवेयर्स में से कोई भी अंडरवेयर बुरी नहीं है, बल्कि ये सारे ही अच्छे हैं। बल्कि मैटर तो ये करता है कि लड़की इन वाले अंडरवेयर्स को पोर्ट्रे कैसे करती हैं, क्योंकि कुछ कुछ अंडरवेयर्स ऐसे होते हैं जब वो बस थोड़े से दिखते हैं वो तब अच्छे लगते हैं, और वही कुछ कुछ अंडरवेयर्स ऐसे भी होते हैं जब वो पूरे दिखते हैं वो तब अच्छे लगते हैं, और बिना अंडरवेयर के तो सभी ही अच्छे लगती हैं। खैर ये बोलने के बाद कोसाकू फिर वहाँ पर रिंगो की तरफ देखने लगता है, इस उम्मीद से कि शायद ये जवाब सुनने के बाद रिंगो वहाँ पर उसके इंटेलिजेंट से इम्प्रेस हो चुकी होगी। पर हालांकि इम्प्रेस तो दूर की बात है, वो वहाँ पर उसकी बातें सुनने के बाद और ज्यादा गुस्सा लग रही थी। पर तभी अचानक से कोसाकू के पीछे से वहाँ पर काय चिल्लाते हुए उससे बोलने लगता है कि पकड़ा गया ये ठरकी। ये कंपटीशन चड्डियों को परखने का नहीं बल्कि असल में एक ठरकी को पकड़ने का ट्रैप था। ये सुनकर कोसाकू वहाँ पर बुरी तरीके से टूट जाता है और जाकर वो वहाँ पर काय से चिपक कर उससे बोलने लगता है कि इसमें आखिरकार उसकी क्या गलती कि उसे लड़कियों की चड्डियों के बारे में इतनी सारी चीजें पता है, वो तो बस उस वाले कंपटीशन को जीतने की कोशिश कर रहा था। पर साथ ही साथ काय वहाँ पर कोसाकू के धोखे से भी काफी ज्यादा गुस्सा था कि उसने किस तरीके से दोनों लड़कियों के सामने उसको एक काफी बड़ा ठरकी साबित कर दिया। तभी फिर अचानक से उसके सामने काय वहाँ पर चिल्लाकर बोलने लगता है कि उसे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी ठीक बिल्कुल उसकी ही तरह है, वो सिर्फ एक लौता ही ठरकी नहीं है। ये सुनकर कोसाकू को वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इस चीज से वो तीनों वहाँ पर इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनके पास वहाँ पर जो कच्छियाँ थी वो उनको पकड़कर वहाँ पर खुशी के मारे उछलने लग जाते हैं, जैसे कि बंदरों को वहाँ पर एक पूरी टोकरी भरकर केले मिल चुके हों। पर उनकी इन सब बकलोलियों को देखकर आखिरकार रिंगो वहाँ पर उन सबसे परेशान होकर अपनी चड्डी छीन कर उनसे वहाँ से जाने लग जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह जैसे
जैसे ही कोसाकू वहाँ पर अपने कमरे के अंदर आकर देखता है तो फिर वो तो अपने कमरे को देखकर बिल्कुल हैरान ही रह जाता है, क्योंकि मिनोरी ने उससे बिना पूछे ही उसके कमरे के अंदर से रिंगो की सारी फोटोज और चीजों को हटा दिया था। इसलिए कोसाकू जब काफी ज्यादा परेशान होते हुए जाकर इस बारे में वो वहाँ पर मिनोरी से पूछता है तो फिर मिनोरी वहाँ पर उल्टा उसके ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि अगर वो सच्ची में रिंगो को इम्प्रेस करना चाहता है तो फिर उसे ये अजीबोगरीब हरकतें और ऐसी चीजें छोड़नी होंगी, क्योंकि अगर गलती से रिंगो ने उसके कमरे के अंदर आकर अपनी इतनी सारी फोटोज और चीजों वगैरह को देख लिया तो फिर वो तो उसे इस दुनिया का सबसे बड़ा ठरकी समझेगी और कभी भी उसके पास ही नहीं आएगी। और ये बातें वहाँ पर कोसाकू को थोड़ी सी लॉजिकल भी लगती है, पर हालांकि मिनोरी तो वहाँ पर रिंगो से काफी ज्यादा चल रही थी कि उसके आने के बाद से कोसाकू हमेशा ही उसको इम्प्रेस करने का सोचते रहता है। फिर जब उसी ही दिन को उनके साथ रिंगो वहाँ पर उनके फार्म पर काम करने के लिए जाती है तो फिर कोसाकू देख पाता है कि रिंगो तो वहाँ पर फार्म पर काम करने के लिए काफी ज्यादा अजीबोगरीब कपड़े पहनकर आ चुकी थी, क्योंकि उसका वो फार्मिंग में पहला दिन था और उसको यही पता नहीं था कि फार्मिंग करते वक्त कैसे कपड़े पहनने चाहिए। इसीलिए मिनोरी के एडवाइस को फॉलो करते हुए रिंगो ने वहाँ पर ये अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम पहन रखा था। आगे फिर उसके साथ ही साथ मिनोरी भी फिर वहाँ पर अपने स्कूल यूनिफॉर्म को निकाल देती है और हम लोग देख पाते हैं कि मिनोरी ने भी वहाँ पर अपने यूनिफॉर्म के नीचे एक काफी ज्यादा खतरनाक सा कॉस्ट्यूम पहन रखा था। जिन दोनों को ही देखने के बाद कोसाकू के तो वहाँ पर हड्डियों का नंबर बढ़ चुका था, पर तब भी वो वहाँ पर जैसे तैसे अपने दाहिने हाथ को पकड़कर खुद को रोक लेता है। उसके बाद फिर वहाँ पर रिंगो और मिनोरी के बीच में एक फार्मिंग का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और एक राइस प्लांटिंग के टास्क को कंप्लीट करते करते रिंगो वहाँ पर इतने तेजी से पीछे आ रही थी कि वो तो अपने पीछे देख ही नहीं पाती और अपने पिछवाड़े से वो वहाँ पर मिनोरी के चेहरे पे कितनी ज्यादा खतरनाक से टक्कर मारती है कि वो वहाँ से सीधा उड़कर जाकर कीचड़ में गिरती है। तो इस वजह से फिर से वहाँ पर उन दोनों के ही बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों कीचड़ में गिरते पड़ते हुए वहाँ पर बिल्कुल सुअरों की तरह लड़ रहे थे। तब आखिरकार फिर जब वहाँ पर काफी देर के बाद उन दोनों के बीच की लड़ाई शांत होती है तो फिर वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे के काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके थे। उसके बाद फिर जब वो लोग कुछ दिनों के बाद अपने सब्जियों के खेतों में वापस आकर देखते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि कोई चोर आकर उनके खेतों की सब्जियों को बर्बाद कर जा चुका है। यहाँ पर की कोचो उनको बताती है कि कुछ स्टूडेंट्स ने उस वाले चोर की एक हल्की सी झलक देखी है, जिससे कि उनको ये लगता है कि शायद से वो वाला चोर कोई एक बंदर होगा। इसलिए वो सब लोग इकट्ठा होकर अपने क्लासरूम के अंदर ये मीटिंग करने लगते हैं कि वो आखिरकार उस वाले बंदर चोर को कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि अगर इसी तरीके से वो बंदर चोर वहाँ पर उनकी खेतों की सब्जियों को बर्बाद करता रहा तो फिर सर्दियों तक तो उनके पास खाने के लिए कोई सब्जियां बचेंगी ही नहीं। तो मिनोरी फिर वहाँ पर उन सभी लोगों को ये आइडिया देती है कि क्यों ना वो लोग अपने खेतों को उस वाले बंदर से बचाने के लिए अपने खेतों के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फेंसिंग की बाउंड्री खड़ी कर दे। पर जल्द ही फिर वो सब लोग वहाँ पर ये रियलाइज भी कर लेते हैं कि उनके स्कूल के पास तो इतना बजट ही नहीं है कि वो उनके खेतों के लिए एक इलेक्ट्रिक फेंसिंग की बाउंड्री खड़ी कर सके। तब फिर वहाँ पर रिंगो उन सबके सामने अपना आइडिया प्रपोज करती है कि शायद से वो वाला बंदर भूखा होगा, इसलिए ही वो उनके खेतों में आकर तबाही मचाता है। तो क्यों ना वो पहले ही जाकर उस वाले बंदर को कुछ खाने के लिए दे दे, जिससे कि वो उनके खेतों में आकर तबाही ना मचाए। पर तभी काय फिर वहाँ पर उसको पॉइंट आउट करते हुए ये बताता है कि अगर वो वाला बंदर भूखा होता और उसको खाने के लिए सब्जियां चाहिए थी तो फिर वो उनके खेतों से 2-4 सब्जियां लेकर उनको पूरा खा जाता, ना कि वो हर एक सब्जी पे जाकर थोड़ा थोड़ा बाइट कर उनको खराब करता। इसीलिए शायद से उस वाले बंदर का असली मकसद उनके खेतों में तबाही मचाकर उन सभी को परेशान करने का है। उसके बाद फिर कोसाको वहाँ पर उन सबको अपना आइडिया बताता है कि क्यों ना वो उस वाले बंदर को अपने खेतों से भगाने के लिए एक जॉइंट मशीन गन का इस्तेमाल करें। पर यह वाला तरीका भी काफी ज्यादा खतरनाक होने की वजह से वो सब लोग इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं और उस बंदर को भगाने के लिए एक एनिमल स्पेशलिस्ट बुलाने का फैसला करते हैं। तो उसी दिन की रात को वो लोग घात लगाकर उस वाले बंदर का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वो वाला बंदर वहाँ पर फिर से उनके खेतों में तबाही मचाने के लिए आता है तो वो लोग उस एनिमल स्पेशलिस्ट की मदद से उस वाले बंदर को वहाँ पर दबोच लेते हैं। पर उस बंदर की हालत को देखने के बाद उन सभी लोगों को उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है कि अब आगे इस बंदर का क्या होगा। तभी फिर कोच्चो वहाँ पर उन सभी लोगों को ये दिलासा देते हुए उनसे बोलती है कि उन लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने एक एनिमल जू वालों से बात किया है और अब से ये वाला बंदर उसी जू में अपने ही जैसे बंदरों के साथ खुशी खुशी से रहेगा। तो फिर उसी ही दिन की आधी रात को कोसाकू वहाँ पर जाकर मिनोरी के कमरे के दरवाजे के ऊपर नॉक करता है और जब मिनोरी कमरे का दरवाजा खोलती है तो फिर कोसाकू उससे पूछता है कि क्या वो उसके कमरे के अंदर आ सकती
सकता है। ये सुनकर मिनोरी वहाँ पर शर्म के मारे झट से उसको अपने कमरे के अंदर बुला लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज के दिन तो कोसाकू उसके खेतों में अपनी गाजरें गाड़ ही देगा। इसीलिए वो वहाँ पर अपने कमरे का माहौल भी थोड़ा सा गर्मा गर्म सेट करने लग जाती है। पर जैसे ही ठीक वहाँ पर कोसाकू के बाद काय उसके कमरे में आता है तो फिर वो मिनोरी के कमरे को देखकर उसकी तो वहाँ पर चीख निकल जाती है और हमें पता चलता है कि वो दोनों तो वहाँ पर बस अपने समर वेकेशंस की छुट्टियों के बारे में प्लान और बातचीत करने के लिए आए थे। ये जानने के बाद मिनोरी तो वहाँ पर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने तो वहाँ पर कोसाकू के साथ काफी कुछ करने के सोच लिया था। तो फिर जब अगले ही दिन वो सब लोग वहाँ पर अपने लिए खाना बना रहे थे तो फिर तभी वहाँ पर मिनोरी को ये पता चलता है कि उनके घर में तो मसाले खत्म हो चुके हैं। इसलिए वो वहाँ पर कोसाकू और काय को उसके एक दोस्त के घर से जाकर मसाला लाने के लिए बोलती है। पर ये सुनने के बाद कोसाकू और काय वहाँ पर मिनोरी को मना करने लगते हैं और जब इसके पीछे की वजह वहाँ पर रिंगो पूछती है तो फिर कोसाकू बताता है कि मिनोरी के दोस्त के घर पर वहाँ पर काफी सारी लड़कियां रहती हैं जो कि लड़कों को देखने के बाद कुछ ज्यादा जल्दी उत्तेजित हो जाती हैं। इसलिए उसे तो बेहतर यही लगता है कि उनके बदले वहाँ पर मिनोरी मसाला लेने के लिए चली जाए। पर मिनोरी उन दोनों को ही वहाँ से डांट मार कर भगा देती है कि खाना भी वही बनाए, मसाले भी वही लेने के लिए जाए और सारी चीजें वही करे। इसीलिए जब मजबूरी में कोसाकू और काय वहाँ से मसाला लेने के लिए जाने लग जाते हैं तो फिर तभी उनके पीछे से वहाँ पर रिंगो आ जाती है, क्योंकि वो उन दोनों की सेफ्टी के लिए उन दोनों के ही साथ मसाले लेने के लिए जाना चाहती थी। पर जैसे ही वो तीनों जाकर वहाँ पर मिनोरी के दोस्त के घर पर पहुंचते हैं तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पे तो सिर्फ एक सुजुकी नाम की लौती लड़की थी। इसीलिए जब वो तीनों वहाँ पर बाकी लड़कियों के बारे में पूछते हैं तो फिर सुजुकी बताती है कि वो सब लोग तो घूमने के लिए बाहर गई हैं। इसलिए कोसाकू वहाँ पर सीधा मुद्दे की बात पर आता है और सुजुकी से बोलता है कि मिनोरी ने यहाँ पर उन तीनों को मसाला लेने के लिए भेजा है, क्योंकि उनके घर पर मसाले खत्म हो चुके हैं। इसलिए ये सुनकर सुजुकी वहाँ पर उन तीनों को मसाले तो काफी आसानी से दे देती है। तो उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से अपने डॉर्म में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और आगे वो फिर वहाँ से अपने खेतों में जाते हैं, जहाँ पर कि वो अपने खेतों की फसल को हार्वेस्ट करते हैं। तब उनको ये पता चलता है कि उनके खेतों की इस साल की फसल तो काफी अच्छी हुई है, बल्कि इतनी अच्छी हुई है कि वो चाहकर भी इतने सारे फल सब्जियों को अकेले खाकर खत्म नहीं कर सकते। और क्योंकि वो लोग ये भी नहीं चाहते थे कि इतने सारे फल सब्जियां वगैरह वेस्ट हो जाएं, इसलिए वो लोग वहाँ पर जबरदस्ती अपने भूख से भी ज्यादा खाना खाने लग जाते हैं, जिसके साथ ही साथ वो लोग वहाँ पर अपने दोस्तों को भी वहाँ पर खाने के लिए बुला लेते हैं। पर तब भी खाते खाते वहाँ पर उन सभी लोगों का पेट भी निकल जाता है, पर फिर भी वो वहाँ पर इतने सारे खानों को खत्म नहीं कर पाते। तभी उसी बीच रिंगो वहाँ पर एक काफी अजीब सी चीज नोटिस करती है और कोच्चो से बोलती है कि सबका खाना तो पेट में स्टोर होता है, पर उसका खाना पेट से ऊपर कैसे स्टोर हो रहा है। खैर उन्हें इन सब्जियों के परेशानी का भी एक समाधान मिल जाता है जब काय को वहाँ पर ये पता चलता है कि उनके स्कूल के अंदर एक दिन एक वर्ल्ड फेमस शेफ आने वाले हैं, और अगर उनकी टीम ने वहाँ पर उस शेफ को अपने फूड डिशेस और वेजिटेबल से इम्प्रेस कर दिया तो फिर उन्हें उनके अगले कल्चर फेस्टिवल में एक फूड स्टॉल लगाने का भी मौका मिल सकता है। तो देखते ही देखते फिर वहाँ पर फाइनली वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उनके स्कूल के अंदर वो वर्ल्ड फेमस शेफ आए हुए थे, और एक एक कर वहाँ पर उनके सामने कई सारे स्टूडेंट्स अपने अलग अलग तरीके के फूड डिशेस को सर्व करे जा रहे थे। पर उनमें से एक भी खाने की चीज वहाँ पर उस शेफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। पर जैसे ही कोसाकू की टीम वहाँ पर उनके सामने एक सिंपल से भुने हुए बैंगन की डिश सर्व करते हैं तो फिर उसको खाने के बाद वो शेफ तो वहाँ पर खुशी के मारे बिल्कुल उड़ते हुए आसमान में चले जाता है, और आगे वो वहाँ पर आकर काय के हाथों को पकड़कर उससे बोलते हैं, मतलब वो शेफ वहाँ पर आकर काय के हाथों को पकड़कर उससे पूछने लगता है कि वो अपने बैंगनों में ऐसा क्या डालता है जो कि उसके बैंगन इतने टेस्टी बनते हैं। और काय उनसे बोलता है कि उसके बैंगन इतने टेस्टी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो नेचुरल हैं, यानी कि घर की खेती। और ये सुनने के बाद फिर वो शेफ वहाँ पर उनके कल्चर फेस्टिवल में उनका एक फूड स्टॉल लगाने के लिए मान जाते हैं, और इस तरीके से कल्चर फेस्टिवल में एक सिंपल सा फूड स्टॉल लगाने की वजह से वहाँ पर उन लोगों की उस साल की फसल बर्बाद नहीं जाती, बल्कि सारी फसल बिकने की वजह से वहाँ पर उन लोगों को एक काफी बड़ा मुनाफा भी हुआ था। फिर देखते ही देखते इसी
तरीके से वहाँ पर कुछ ही दिनों के बाद उन लोगों की वहाँ पर समर वेकेशन स्टार्ट हो जाती है। इसलिए वो लोग वहाँ पर अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए मिनोरी के गांव जाकर उनके घर में रहने का फैसला करते हैं। और तब उनके साथ वहाँ पर उनका पेट कैंगरू भी जा रहा था, पर क्योंकि ट्रेन्स में एनिमल्स अलाउड नहीं होते तो फिर मिनोरी वहाँ पर उसको छुपाने के लिए अपने ड्रेस के अंदर एक छोटे से पाउच की तरह बनाकर उसको वहाँ पर छुपा लेती है। पर जैसे ही जाकर वो लोग वहाँ पर मिनोरी के गाँव पहुँचते हैं और मिनोरी के फैमिली वाले वहाँ पर उसके फूले हुए पेट को देखते हैं तो फिर वो समझते हैं कि कोसाकू ने तो मिनोरी के साथ अपनी दही जमा डाली है, इसीलिए वो उसको एक दूसरे अलग से कमरे में ले जाकर वहाँ पर उससे मिनोरी के साथ उसकी शादी की बातचीत करने लग जाते हैं। जिनकी बातें पहले तो वहाँ पर कोसाकू को कुछ भी समझ में ही नहीं आती, पर जब उसको वहाँ पर समझ में आती है तो फिर उसकी तो वहाँ पर बिल्कुल चीख ही निकल जाती है, क्योंकि वो उसको गलत समझ रहे थे। इसलिए तभी ही वहाँ पर कोसाकू मिनोरी के मम्मी के पास जाकर उनको समझाते हुए सारी सच्चाई बताने लगता है कि वो जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मिनोरी के पेट के अंदर तो उसका पेट कैंगरू छुपा हुआ है, क्योंकि ट्रेन के अंदर पेट्स अलाउड नहीं होते, इसलिए उसको यहाँ पर लाने के लिए उसको वहाँ पर छुपाना पड़ा। ये सुनकर मिनोरी के फैमिली वालों को वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मिंदा महसूस होता है, क्योंकि उन्होंने कोसाकू के बारे में काफी कुछ सोच लिया था। पर साथ ही साथ वो लोग वहाँ पर उनको वो ड्रामा कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इसी चक्कर में उन्होंने अपने सारे गांव वालों को ये बता दिया था कि कुछ ही दिनों के अंदर उनकी बेटी मिनोरी की उसके दोस्त कोसाकू से शादी होने वाली है। और अगर अब उनको ये पता चला कि ये सब कुछ बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई थी तो फिर उनकी तो काफी ज्यादा बेइज्जती हो सकती है। तो फिर देखते ही देखते ऐसे ही करते करते कुछ ही दिनों के अंदर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन कोसाकू और मिनोरी की शादी होने वाली थी। पर अपने शादी में इतने सारे गांव वालों को देखने के बाद कोसाकू फिर वहां पर सोचता है कि ऐसे इतने सारे गांव वालों को झूठ बोलकर धोखे में रखना सही नहीं रहेगा, इसलिए फिर वो वहां पर उन सभी के सामने वहां पर सारा सब कुछ सच सच बता देता है कि मिनोरी के पेट में कोई बच्चा नहीं बल्कि उसका पेट कैंगरू है और ये सब कुछ बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है। ये सुनकर पहले तो वो सारे गाँव वाले वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, पर फिर आखिरकार धीरे धीरे कर वो वहाँ पर शांत भी हो जाते हैं, क्योंकि कोसाकू ने उन सबसे झूठ बोलकर उनको धोखे में रखने के बजाय उन सबको सच बताने का फैसला किया था। इसलिए वो लोग वहाँ पर कोसाकू के उस फेक शादी को कंटिन्यू करने को बोलते हैं। पर तभी अचानक से फिर से वहाँ पर उन सभी के सामने एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाती है, जब रिंगो भी वहाँ पर कोसाकू से शादी करने का प्रपोजल रखती है, जिससे अब कोसाकू को ये फैसला करना था कि उसे अपनी शादी किससे करनी है, मिनोरी से जिसके खेतों में ऑलरेडी पके हुए फल लगे हुए थे, या फिर रिंगो से जिसके अब भी खेतों के फल कच्चे थे। पर कोसाकू वहाँ पर अपने कंचे जैसे दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर बोलता है कि वो उन दोनों से ही शादी करना चाहता है। ये सुनने के बाद कोसाकू को तो वहाँ पर उन दोनों से शादी करने को नहीं मिलता, बल्कि वहाँ पर तो कोसाकू को उन दोनों से ही एक एक घूसा खाना पड़ता है। और गाइस इसी के साथ अगर आपको ये वाली कहानी सुनने में मजा आया तो फिर अभी के भी स्क्रीन पे बनी हुई वीडियो पे क्लिक कीजिए और जाकर इसको देखिए।